तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ट्रांसफार्मर्स के बारे में। ट्रांसफार्मर्स को समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा एसी और डीसी करंट। एसी करंट वो करंट होता है जिसका डायरेक्शन हमेशा चेंज होते रहता है, जबकि डीसी करंट वो होता है जिसका डायरेक्शन हमेशा फिक्स्ड होता है। डीसी करंट जो हमको मिलता है वो बैटरी या सेल से मिलता है, जबकि जो करंट हमारे घरों में आ रहा है वो एसी करंट होता है। एसी करंट का इस्तेमाल हम लोग पावर सप्लाई में इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पर एसी का हम लोग वोल्टेज जो है, एसी करंट का वोल्टेज को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं ट्रांसफार्मर्स की मदद से, जबकि डीसी के साथ ऐसा नहीं किया जा सकता है। वोल्टेज इंक्रीज या डिक्रीज करने से हम लोग क्या करते हैं कि एसी के साथ में जो पावर लॉस होता है लॉन्ग डिस्टेंस करंट को भेजने में, उसको भी कम कर सकते हैं हम लोग। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे समझेंगे कि ट्रांसफार्मर्स काम कैसे करता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर्स ही वो डिवाइस है जिसकी मदद से हम लोग एसी के वोल्टेज को बढ़ा या घटा सकते हैं। तो ट्रांसफार्मर में यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, ये ट्रांसफार्मर्स का दो प्रकार का डायग्राम है। ये दोनों सेम ही चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा होता है। यहाँ पर ये जो हम लोग को पार्ट दिख रहा है ना, ये कंप्लीट पार्ट, ये जो पार्ट होता है हमारा, वो होता है सॉफ्ट आयरन कोर। ये पार्ट जो हमको दिख रहा है ये सॉफ्ट आयरन कोर हो गया, ये कंप्लीट। यहाँ पर दो कॉइल दिख रहा है, एक ये प्राइमरी कॉइल है, ये लपटा हुआ सा, और इधर एक सेकेंडरी कॉइल दिख रहा होगा इस साइड में, जबकि और यहाँ पर ये कंप्लीट हमारा सॉफ्ट आयरन कोर। उसी तरीके से दूसरा फिगर जो है हमारा फिगर नंबर ए, वहाँ पर भी दिख रहा है, बस यहाँ पर ये सेम आर्म पे ही दोनों वायर को लपेटा गया है, ये दोनों सेम चीज़ को ही रिप्रेजेंट कर रहा होता है, कोई डिफरेंस है नहीं। ये प्राइमरी कॉइल हमारा वो हो गया जहाँ से कि करंट हमारा आने वाला है, और सेकेंडरी वो हो गया जहाँ से कि करंट हमारा क्या होगा कि आउटपुट की तरफ निकलेगा। तो इस तरफ से हम लोग इनपुट की ओर सेंड करेंगे, और इस तरफ से हमारा क्या होगा, आउटपुट की ओर बाहर निकल रहा होगा हमारा। तो आइए समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो जो हमारा प्रिंसिपल है, जिस प्रिंसिपल पे ट्रांसफार्मर्स काम करता है, उस प्रिंसिपल को हम कहते हैं हम लोग प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। तो आखिर ये म्यूचुअल इंडक्शन होता क्या है? म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है। यहाँ पर क्या हम लोग देखते थे म्यूचुअल इंडक्शन के अंदर में, कि अगर हम यहाँ पर एक कॉइल रखें और उसके थ्रू कुछ करंट पास करवाएं, तो बगल में जो दूसरा कॉइल होगा, यहाँ पर करंट अगर हम लोग पास करवा रहे हैं और इसके करंट के वैल्यू में चेंज होने से जो मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट होता था, मैग्नेटिक लाइंस जो क्रिएट होता था, उसमें भी चेंज होता था। और इस चेंज के कारण क्या होता था कि इसके अंदर में भी, ये जो सेकेंडरी कॉइल है इसके अंदर में भी एक प्रकार का ईएमएफ जनरेट होता था। तो इसी प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके हम लोग ट्रांसफार्मर्स का फॉर्मेशन किए हैं, ट्रांसफॉर्मेशन का कंस्ट्रक्शन किए हैं, ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन किए हैं। तो अगर हम लोग देखें यहाँ पर, तो कंस्ट्रक्शन किन किन चीज़ों से हुआ है, एक तो सॉफ्ट आयरन कोर है, और दूसरा हमारा क्या होता है, इस सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर में हम लोग कॉपर का वाइंडिंग किए हुए रहते हैं। ये इस तरफ हो गया, ये इनपुट हो गया, और यहाँ पर जो हम लोग को मिलेगा, ये मिलेगा आउटपुट मिल रहा होगा यहाँ पर। ठीक है, अब ये वर्किंग कैसे करता है? तो जैसे ही हम लोग एक बार फिर से बता रहे, यहाँ से हम लोग जैसे ही इनपुट में करंट को हम लोग सेंड करेंगे, तो इस करंट, ये चूंकि एसी करंट है, करंट जो हमारा होता है, कभी भी फ्लोइंग चार्ज होता है वो एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, और इसकी वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, मैग्नेटिक लाइंस जो है वो क्रिएट हो जाएगा। अब जैसे ही एसी करंट हम सप्लाई करेंगे, तो इसके वजह से क्या होगा हमारा कि ये मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, और इसके वजह से इस सेकेंड कॉइल के अंदर में भी क्या होगा, एक पोटेंशियल जो है, एक ईएमएफ जो है वो जनरेट होगा। ठीक है, और यहाँ से ये जो ईएमएफ जनरेट होगा, इसकी वजह से इसके पास भी एक करंट जो होगा वो फ्लो करने लग जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग एक एक करके समझते हैं पहले कि अगर हम प्राइमरी कॉइल में कुछ करंट सेंड किए, तो हम लोग क्या देखेंगे कि एक पहला प्रॉपर्टी जिसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। तो यहाँ पर क्या होगा कि जैसे ही प्राइमरी कॉइल से हम लोग करंट को भेजवाएंगे, जैसे ही करंट प्राइमरी कॉइल के थ्रू जाएगा, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा कि इसके अंदर में एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। चूंकि एसी करंट है हमारा यहाँ पर, तो इस मैग्नेटिक फील्ड के यहाँ क्रिएट होने से यहाँ पर भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा इसके अंदर में। अब चूंकि एसी करंट है, तो यहाँ पर करंट का वैल्यू चेंज हो रहा होगा, और इसके वजह से ये जो कॉइल है इसके खुद के अंदर एक ईएमएफ जनरेट होगा जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में, ताकि वो चेंज को अपोज कर सके। ये हम लोगों ने पढ़ा था फैराडेज लॉ, और ये जो डायरेक्शन होगा ईएमएफ का, ये जस्ट ऑपोजिट होगा, ठीक है, सोर्स के। ये हम लोगों ने पढ़ा था लेंज लॉ से, क्योंकि वो चेंज को अपोज करना चाहता है। तो यहाँ पर जो ईएमएफ होगा हमारा प्राइमरी कॉइल में, वो हमारा जो होगा ना, वो बराबर होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के, और यहाँ पर माइनस साइन रिप्रेजेंट करेगा
ऑपोजिट डायरेक्शन को। अब चूंकि यहाँ पे n नंबर ऑफ टर्न्स है, मान लेते हैं कि पहला कॉइल में हमारा प्राइमरी में np नंबर ऑफ टर्न्स है और सेकेंडरी में ns नंबर ऑफ टर्न्स है। तो इस कंडीशन में जो हमारा प्राइमरी कॉइल में ईएमएफ जनरेट होगा वो होगा माइनस ऑफ एन डी फाई बाई डी टी। अब चूंकि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से फील्ड लाइंस जो है हमारा वो सेकेंडरी कॉइल की तरफ जा रहा है और हम लोग यहाँ एज्यूम करते हैं कि फील्ड लाइंस जो है उसका लीकेज नहीं हो रहा है, सारा फ्लक्स जो है हमारा जो फील्ड लाइंस जिसको कह रहे हैं हम लोग वो यहाँ पे पास हो रहा है। तो इस कंडीशन में इस यहाँ पर चेंज होने की वजह से इस सेकेंडरी कॉइल में भी ईएमएफ जनरेट होगा और इस सेकेंडरी कॉइल में जो ईएमएफ जनरेट होगा वो भी हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के बराबर होगा नेगेटिव डायरेक्शन में। अब चूंकि n नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे भी है तो ये ns इस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग। ये इक्वेशन 2 हो गया। जब हम लोग इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड करेंगे ना तो हमको मिलेगा ई पी बाई ई एस इज इक्वल टू माइनस ऑफ एन डी फाई बाई डी टी माइनस ऑफ एन डी फाई बाई डी टी। यहाँ पर जो n होगा वो p होगा, एन पी डी फाई बाई डी टी और यहाँ पर हो जाएगा हमारा माइनस ऑफ एन एस डी फाई बाई डी टी। यहाँ से ये कट जाएगा डी फाई बाई डी टी माइनस माइनस और यहाँ पर देखेंगे ई पी बाई ई एस इज इक्वल टू एन पी बाई एन एस। ये हमारा यहाँ से एक एक्सप्रेशन आ गया। तो हम लोग यहाँ पर पता करना, यहाँ पर हम इसको इस टर्म में लिख सकते हैं ई एस इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ से एन एस बाई एन पी टाइम्स ऑफ ई पी। ये एक रिजल्ट आ गया हमारे लिए। इस रिजल्ट की मदद से हम लोग पता कर सकते हैं कि सेकेंडरी कॉइल में प्राइमरी कॉइल से अगर कुछ ईएमएफ पास करा रहे हैं तो कितना वहाँ पर ईएमएफ जनरेट होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि अगर हम लोग जो हमारा प्राइमरी कॉइल है वहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स जो हमारा है वो 50 है और सेकेंडरी कॉइल में हम लोग मान लेते हैं कि नंबर ऑफ टर्न्स जो हमारा है वो 100 है और जो हम लोग वोल्टेज अप्लाई किए थे वो 440 वोल्ट अप्लाई कर रहे थे। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो सेकेंडरी कॉइल है वहाँ पर ईएमएफ कितना प्रोड्यूस हो जाएगा, तो ये हमारा था एन एस जो हम लोगों ने माना था वो प्राइमरी कॉइल में माना था और ये जो माना था ये सेकेंडरी कॉइल में माना था 100। तो इस कंडीशन में हो जाएगा 100/50 इंटू 440, ये कट जाएगा 2 बार में और यह जाएगा 880 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हम लोग नोटिस कर रहे हैं कि सेकेंडरी कॉइल में अगर नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है प्राइमरी कॉइल से तो इस कंडीशन में जो हम लोग को सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज मिल रहा है वो ज़्यादा मिलता है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम लोग नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल बढ़ा दे प्राइमरी कॉइल से तो यहाँ पे वोल्टेज इंक्रीज हो जाता है, जो हम लोग को आउटपुट वोल्टेज मिलता है उसको हम लोग बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और इस तरीके के ट्रांसफार्मर को बोलते हैं हम लोग स्टेप अप ट्रांसफार्मर। वहीं पर अगर हम लोग क्या बोले कि नंबर ऑफ टर्न्स जो हमारा सेकेंडरी में वो कम कर दे प्राइमरी से तो उस कंडीशन में वोल्टेज जो होगा वो डाउन हो जाएगा, हमारा जो वोल्टेज मिलेगा वो कम मिलेगा और इसको हम लोग बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं, हम लोग को पता है ना कि जो हमारा पावर होता है वो I/R होता है या एनर्जी जो होता है वो इसके प्रोपोर्शनल होता है, करंट के प्रोपोर्शनल होता है। अगर हम लोग को लॉन्ग डिस्टेंस में करंट को सेंड करना है तो इस कंडीशन में हम क्या चाहेंगे कि करंट कम से कम हो। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है कि वोल्टेज को बढ़ा देता है। वोल्टेज जैसे ही बढ़ेगा ना वहाँ पर उसके अंदर में करंट जो होता है वो डिक्रीज कर जाता है। इसको हम लोग ऐसे समझते हैं, मान लेते हैं कि हमारे यहाँ पर 2 कॉइल है, ये है प्राइमरी कॉइल, इस तरफ सेकेंडरी कॉइल है हमारा। ठीक है, यहाँ पर जितना पावर इनपुट था उतना ही पावर आउटपुट भी आ रहा होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं P इनपुट इज इक्वल टू P आउटपुट और पावर बराबर क्या होता है I/R। दोनों का रेजिस्टेंस सेम है, हम मान ले रहे हैं सॉरी पावर इज इक्वल टू V इंटू आई लिख सकते हैं। तो यहाँ पर प्राइमरी और यहाँ पर सेकेंडरी। अगर हम लोग यहाँ से देखें तो क्या नोटिस करेंगे हम लोग VP बाई VS इज इक्वल टू IS बाय IP। इसका मतलब क्या है कि अगर हम लोग प्राइमरी में वोल्टेज ज़्यादा रखेंगे तो करंट कम होगा। ठीक है, मतलब वोल्टेज और करंट के बीच में जो यहाँ रिलेशन देखने को मिल रहा है वो इन्वर्सली रिलेटेड है।
तो इस तरीके से अगर हम लोग यहाँ पे वोल्टेज बढ़ा देंगे तो करंट जो होगा वो कम हो जाएगा, और करंट के कम होने से क्या होगा हमारा कि जो एनर्जी लॉस है वो कम होगा। और फिर उसके बाद जहाँ पे ज़रूरत होगा वहाँ पे फिर हम लोग स्टेप डाउन का इस्तेमाल करेंगे और वहाँ से वापस से सेम वोल्टेज पे लेके आ जाएंगे। और जैसे ही हम लोग वोल्टेज कम करेंगे तो करंट अपने आप इंक्रीज कर जाएगा हमारा। ठीक है, तो इस टर्म को जैसे कि हम लोग यहाँ पर रिलेशन लिखे थे, यहाँ पर क्या था, ई पी बाई ई एस इज इक्वल टू एन पी बाई एन एस इज इक्वल टू ई पी बाई ई एस। ई पी बाई ई एस को हम लोगों ने और क्या लिखा था अभी, ई पी बाई ई एस को हम लोगों ने लिखा था ई पी, यहाँ पर जो ई है ई एम एफ, इसी को वी से भी डिनोट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, ई और वी यहाँ पर सेम हम लोग एज्यूम कर ले रहे हैं। तो यहाँ वी पी बाई वी एस जो हो गया वो आई एस बाई आई पी के बराबर है। वी पी बाई वी एस इज इक्वल टू आई एस बाई आई पी के बराबर है। यहाँ पे ई पी और वी पी सेम हम लोग एज्यूम कर ले रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा ई पी बाई ई एस इज इक्वल टू एन पी बाई एन एस इज इक्वल टू आई एस बाई आई पी। मतलब क्या देख रहे हैं कि वोल्टेज जो है ईएमएफ जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, यहाँ पे ये डायरेक्ट रिलेशन है जबकि यहाँ पे इनवर्स रिलेशन है। मतलब कि अगर हम लोग नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल बढ़ा देंगे, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल बढ़ा देंगे तो वोल्टेज बढ़ जाएगा और करंट घट जाएगा। ठीक है, लेकिन वहीं पे जस्ट इसका ऑपोजिट करें कि नंबर ऑफ टर्न्स, यहाँ पर क्या किया, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल जो है उससे बड़ा है नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, जबकि जस्ट इसका ऑपोजिट अगर कर दे हम लोग कि नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल जो है वो बढ़ा दे नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, तो अगर टर्न्स प्राइमरी में बढ़ेगा, नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी में बढ़ेगा तो इसका मतलब इधर वोल्टेज ज़्यादा होगा और इधर वोल्टेज कम मिलेगा, और जब इधर वोल्टेज कम मिलेगा तो करंट ऑटोमेटिक ज़्यादा हो जाएगा। तो आई होप कि ये ट्रांसफार्मर्स किस तरीके से काम करता है और इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं वो सब समझ में आया हो। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उस पर ट्राई करूँगा वीडियो बनाने का। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।